आज हम लोग सीखेंगे कि रिटेनिंग वॉल्स की डिजाइनिंग जो है वो कैसे की जाती है। बहुत टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल कल कुछ हमने डिस्कस की थी, जैसे कि एक था कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, एक ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, और एक एल शेप रिटेनिंग वॉल, टी शेप रिटेनिंग वॉल, बट्रेस रिटेनिंग वॉल, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अभी आप लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है एक टी शेप रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। उसकी डिजाइनिंग आपको सीखनी है। तो देखिए, अब डिजाइनिंग एक काफी लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक ना है वो स्टेप बाय स्टेप ही आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज मतलब बीच का स्टेप गायब कर दिया तो आगे का स्टेप आपका सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सारे स्टेप जो है वो फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या जाएगा, या जो नोन डेटा होगा वो क्या क्या होगा। आपको ये बताया जाएगा कि आपको कंक्रीट कौन सा यूज करना है, मतलब FCK का वैल्यू आपको बताया जाएगा। FCK एक नोन क्वांटिटी होगा आपके लिए। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कौन सा स्टील यूज करना है, मतलब कि आपको FY पता होगा। ये सभी टर्म्स आर्थिक आपको पता होंगे। ठीक है, तो FY का वैल्यू हमें पता होगा। इसके अलावा जो सॉइल यूज किए, जिस सॉइल पे आपको रिटेनिंग वॉल बनानी है उस सॉइल का एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको बताया जाएगा, मतलब फाई का वैल्यू आपको पता होगा। इसके अलावा सॉइल और आपका जो स्ट्रक्चर है उसके बीच जो एंगल फ्रिक्शन होगा वो बताया जाएगा, मतलब म्यू का वैल्यू भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा यूनिट वेट ऑफ सॉइल आपको बताया जाएगा, और यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट तो आपको पता ही है, मतलब हम लिख देते हैं गामा सी लिख देते हैं। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट आपको पता ही होगा, वो भी RCC के केस के लिए। इसके अलावा सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जिसे हम लोग Q0 से इंडिकेट करते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और जो आपको इम्बैंकमेंट बनाना है उसकी हाइट कितनी होगी, मतलब इसे हम लोग ना रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट से, लेकिन इसको हम लोग H1 बोल दे रहे हैं कि हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट इतना देना है। लेकिन ये होता क्या है, लेवल डिफरेंस होता है। मतलब अगर क्वेश्चन आपको ये भी दे दिया जाता है ऐसा कि एक साइड आपको 2 मीटर हाइट का एलिवेशन रखना है और दूसरी ओर आपको 6 मीटर हाइट का एलिवेशन रखना है, तो जो इन दोनों के बीच का लेवल का डिफरेंस होगा वो 6 - 2 मतलब 4 होगा, तो H1 का वैल्यू होगा 4। ठीक है, इतनी वैल्यूज जो है वो आपको दे दी जाएंगी और इसके बाद आपको डिजाइनिंग करनी होगी। ठीक है, तो देखिए, डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डायमेंशंस लेनी होंगी, प्रीलिमिनरी डायमेंशंस लेनी होंगी, प्रीलिमिनरी डायमेंशंस लेनी होंगी, और उनके रूल्स रेगुलेशंस आपको याद करने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन IAS कोड में मेंशन नहीं है कि प्रीलिमिनरी डायमेंशंस क्या क्या लेनी है। एक बार प्रीलिमिनरी डायमेंशंस हमने ले ली तो मान लीजिए कुछ ये स्ट्रक्चर हमारा जो है, एक ये हमारी टी शेप रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो डायमेंशंस आपको दिख रही हैं ये डायमेंशन फाइनल डायमेंशंस हैं। इन डायमेंशंस में आपको, ये आपने बस ले ली एक डायमेंशंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बाद में आप इन्हीं डायमेंशंस को कई जगह पर चेक करेंगे, और अगर चेकिंग के दौरान ये सफिशिएंट नहीं पाई जाती हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी डायमेंशंस का, जिनके रूल्स रेगुलेशन मैं आपको बताऊंगी, लिखाऊंगी भी। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है जो डायमेंशंस हमने ले ली हैं इन डायमेंशंस से स्टेबिलिटी एनालिसिस करना। स्टेबिलिटी एनालिसिस करना, स्टेबिलिटी एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग कैंटिलीवर के केस में दो तरीके की स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट एनालिसिस होता है ओवरटर्निंग के लिए, और दूसरा एनालिसिस होता है स्लाइडिंग के लिए। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी एनालिसिस हम लोग करते हैं। अगर दोनों स्टेबिलिटी एनालिसिस यानी ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग दोनों में ये पास होता हुआ माना जाता है, हमारा जो स्ट्रक्चर हमने लिया है, तो फिर इसके बाद हमारा डिजाइनिंग स्टार्ट होता है।
अगर कहीं पर ये फेल हो जाता है स्टेबिलिटी एनालिसिस में, तो हमें फिर से डायमेंशंस को रीअरेंज करना पड़ेगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डिजाइनिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। अब सबसे पहला स्टेप देखते हैं कि हमारा प्रिलिमिनरी डायमेंशंस क्या क्या आएंगे। तो नोट डाउन करते हुए चले जाइए। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टी शेप की जो बीम है, टी शेप की जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है हमारा, उसको देखिए। ये एक टी शेप का हम टी शेप का रिटेनिंग वॉल हमने जो है वो बना दिया है यहाँ पर आपके सामने। ये जो टी शेप का रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, ये कैंटिलीवर रिटेनिंग स्ट्रक्चर देखिए जो आपके सामने बना है वो भी हो सकता है, प्लस देखिए ये कुछ इस तरह भी होता है। मतलब एक साइड तो ये एक मतलब वर्टिकल होगा, स्ट्रेट वर्टिकल होगा, लेकिन दूसरी साइड ये थोड़ा टिल्डेड भी हो सकता है। दोनों केसेस हो सकते हैं। बल्कि डिजाइनिंग में हम लोग थोड़ा सा ऐसे ट्रेपेजॉइडल वाला जो फॉर्म होता है ना, उसको हम लोग लेना ज्यादा सही समझते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमें फिट करना है, बट हमें इनमें से अभी किसी का भी डायमेंशन नहीं पता है। तो कुछ प्रिलिमिनरी डायमेंशंस हैं जो हमें लेनी होती हैं और उसके फॉर्मूले जो हैं वो हमें लिखने होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आप लोगों को आता है वो ये लिखिए, एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट मतलब के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन फाइव। फाई का वैल्यू मैं इसमें ना बना तो नहीं पाऊंगी, मुझे इसको हैंड से बनाना पड़ेगा। 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव। इससे हमें क्या हुआ, हमें एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट का वैल्यू मिल गया, जिसका यूज हमें बाद में करना होगा। इसके बाद सेकेंड जो हमें यूज करना पड़ता है फॉर्मूला, वो है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच मिनिमम से। ठीक है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू एच मिनिमम, जो कि क्या होगा, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मतलब क्यू नॉट multiplied by Q naught multiplied by 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, लिख देते हैं 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाय 1 प्लस साइन फाई, इसका होल का स्क्वायर रखना होगा, होल का स्क्वायर डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, अब ये फाई मैं वैल्यू यहाँ पर लिख देती हूँ। ये तो H मिनिमम का वैल्यू हमें एक पता चल गया और KA का वैल्यू पता चल गया। अब ये जो H मिनिमम है वो है मिनिमम हाइट ऑफ मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन वो है क्या, वो देखिए, वो है ये है H मिनिमम, ये हाइट है H मिनिमम। ये एच मिनिमम है, मतलब कि इतना नीचे फाउंडेशन का डेप्थ जो है वो रहना ही है। ठीक है, अब आगे जो लेवल का डिफरेंस आना है वो इसके ऊपर दिया जाएगा। तो लिखिए टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल, यानी टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से। टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल कैपिटल H इक्वल टू लेवल डिफरेंस, यानी H1 से इंडिकेट किया था मैंने, लेवल डिफरेंस जो हमें क्रिएट करना है, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, प्लस H मिनिमम। ये हमारा
टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल यानी कैपिटल एच को रिप्रेजेंट करेगा। और कैपिटल एच होगा कहां से कहां तक, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये हाइट जो होगा ये हमारा कैपिटल एच है, ये हाइट हमारा होगा कैपिटल एच। ठीक है, अब देखिए कैपिटल एच का वैल्यू हमें पता चल गया, यहाँ पर हमें एच मिनिमम पता चल गया है। अब ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कहलाता है स्टेम ऑफ रिटेनिंग वॉल। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है स्टेम ऑफ रिटेनिंग वॉल। ये जो बेस स्लैब है, ये जो बेस स्लैब है इसका ये जो आगे वाला पार्ट होता है, ये इतना पार्ट जो होता है ये कहलाता है टो ऑफ रिटेनिंग वॉल। टो पार्ट कहलाता है टो ऑफ रिटेनिंग वॉल। और इधर का ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है हील ऑफ रिटेनिंग वॉल। हील ऑफ रिटेनिंग वॉल मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर रिटेनिंग वॉल का उसको हम लोग 3 पार्ट में बटा हुआ मान सकते हैं। सबसे पहला होता है स्टेम ऑफ रिटेनिंग वॉल, दूसरा होता है टो पार्ट, और ये पीछे वाला जो पार्ट होता है जिधर साइड बैकफिलिंग ये होती है उसे हम लोग बोलते हैं हील पार्ट। ये जो टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल है वो होता है हाइट ऑफ स्टेम प्लस हाइट ऑफ बेस स्लैब। इस पूरे स्ट्रक्चर जो नीचे है ना इसको हम लोग बेस स्लैब भी बोलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, बेस विथ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से, और ये इक्वल टू होता है 0.4 ऑफ एच से लेकर 0.6 ऑफ एच तक। तो ये जो वैल्यू है ये है स्मॉल बी। ठीक है, ये स्मॉल बी है। पूरा मैं एक लाइन खींच देती हूँ ना तो आपको ये है, ये पूरा बेस विथ है। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेस विथ यानी स्मॉल बी, और ये होगा कितना 0.4 एच से 0.6 टाइम्स ऑफ एच, और एच हमने ये अभी अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो बेस विथ भी हो गया। अब थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब है ये थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल टी से, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। ठीक है, और थिकनेस ऑफ बेस स्लैब के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है T इक्वल टू कैपिटल H बाई 10। ठीक है, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, तो हमें थिकनेस ऑफ बेस स्लैब भी पता चल गया, हमें स्टेम भी का हाइट जो है अब पता चल जाएगा। स्टेम का हाइट कैसे निकालेंगे, कैपिटल H में से T को माइनस कर देंगे तो हमें स्टेम का हाइट पता चल जाएगा। तो लिख देते हैं HEIGST, हाइट ऑफ स्टेम इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल t। इससे हमें ये क्या हुआ, ये स्टेम का हाइट पता चल गया। स्टेम का हाइट, अब देखिए ये जो स्टेम का ये जो अपर पार्ट है ये इतना, ठीक है, ये जो है हम लोग मिनिमम 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो इसकी मिनिमम ये जो थिकनेस है ये 150 mm होती है। इसके जो बेस में जो थिकनेस है यानी ये जो डिस्टेंस है इतनी, ठीक है, इसको हम लोग कितना रखते हैं, ये जो थिकनेस हम लोग रखते हैं, ये पहली बात तो ये वैल्यू जो है पहले ऐसे तो कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन इसके बाद इसे चेक भी किया जाएगा, बल्कि सभी वैल्यूज चेक होती हैं, सिर्फ यही नहीं सभी चेक की जाती हैं। H/12 ये जो है कि बेस में ये जो स्टेम होगा उसकी हाइट इतनी, उसकी थिकनेस कितनी होगी, तो ये H/12 होगी। इसको बाद में हम चेक करते हैं, और वो चेक जब आप लोगों को लगने वाले फोर्सेस मैं बताऊंगी तब आप समझ में आ जाएगा ये किस फोर्स के लिए चेक होती है। तो ये अभी के लिए प्रिलिमिनरी डायमेंशंस चल रही हैं चूंकि, इसलिए अभी ये जो थिकनेस होगी ये होगी कैपिटल H/12 के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो लिखिए टो का
टो को हम लोग विथ कितनी देते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये जो टो का जो थिकनेस है जो हम लोग लेंगे, जो मैं अभी लिखाने जा रही हूँ, ये हर जगह चेक होगा। प्रीलिमिनरी डायमेंशंस के लिए ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी ली जाएगी, को लिखते हैं 0.3 टाइम्स ऑफ बी से 0.4 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। बस अभी ये हील का ये कितना होगा डिस्टेंस, ये तो हमें पता ही चल जाएगा। स्मॉल बी में से माइनस ये टो का और ये h/12 को माइनस कर देंगे तो हमें ये हील का भी डायमेंशन मिल जाएगा। इस तरह ये प्रीलिमिनरी डायमेंशंस जो है वो हम लोग सेट कर लेंगे। इनको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं पर मेंशन नहीं है, ये याद करने वाली चीज है, ठीक है। एक बार हमने ये प्रीलिमिनरी डायमेंशन सेट कर दी, इसके बाद हमें सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि जो हमने डायमेंशंस लेकर जो हमने बनाया है, हमारा स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है वो कितना हद तक सही है, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। अब हम ये देखते हैं। जब हम ये जान जाएंगे कि लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो फिर हमें ये ना उसको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में है, हम एक ट्रेपेजॉइडल फॉर्म बनाएंगे। ये देखिए, ये एक ट्रेपेजॉइडल फॉर्म हमने बना लिया। अब देखिए हम इनमें लगने वाले फोर्सेस को एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस जो है वो लगेंगे। सबसे पहला फोर्स जो लगेगा वो देखिए वो यहाँ पे लगेगा, ये है अर्थ प्रेशर। चूंकि यहाँ पर पूरा अर्थ फील्ड है, ये जो अर्थ है ये रिटेनिंग वॉल को अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा, अवे फ्रॉम द बैकफिल। तो ये जो अर्थ प्रेशर होगा ये कहलाता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। मतलब ये जो बैकफिलिंग है, इस बैकफिलिंग की वजह से पूरे स्ट्रक्चर पर एक अर्थ प्रेशर एक्ट करेगा जो कि होगा एक्टिव अर्थ प्रेशर, और वो ट्रायंगली वेरिएट करता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक अर्थ प्रेशर है जिसको हमने एक ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसका बेस कितना होगा लिख देते हैं यहाँ पर, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जिसे हम गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गामा मल्टीप्लाइड बाय हाइट, टोटल हाइट, ठीक है। ये इसका बेस है। अब इसकी वजह से जो एक फोर्स क्रिएट होगा वो एक्ट करेगा ऐसे कुछ, और ये जो हाइट होगी, एक्टिंग हाइट होगी, ये कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक ये जो एक्टिंग हाइट होगी ये होगी क्या, h/3, यानी कैपिटल H/3 पे एक्ट करेगा। और ये जो फोर्स होगा ये इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू फोर्स होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं KA इंटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हो गया बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर है जो कि पूरी हाइट पे एक्ट करेगा, टोटल H हाइट पे एक्ट करेगा। और ये जो फोर्स होगा ये क्या करेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को पुश करेगा, आउटसाइड में पुश करेगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली स्लाइडिंग फोर्स, ये वाला जो फोर्स होगा ये स्लाइडिंग फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। ये एक फोर्स हो गया। ये दूसरा ये, और अच्छा, इसी फोर्स की वजह से जो हमारा ये जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर होगा वो ओवरटर्न होगा, और वो ओवरटर्न किस पॉइंट के अबाउट होगा हम ये भी बना देते हैं, वो ओवरटर्निंग होगी इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट को हम लोग एक अल्फाबेट से इंडिकेट कर देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं O पॉइंट, ठीक है, ओवरटर्निंग पॉइंट।
जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इसको ऐसे ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा ये इसके अबाउट ओवरटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरटर्निंग पॉइंट है और ओवरटर्निंग फोर्स ये है। तो ओवरटर्निंग मोमेंट कितना हो जाएगा, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाई इस पॉइंट से इस फोर्स का एक्टिंग हाइट, मतलब ये h/3, मतलब ओवरटर्निंग मोमेंट जो होगा वो होगा दिस मल्टीप्लाइड बाई h/3। ये हमारा ओवरटर्निंग मोमेंट हो जाएगा। अभी कुछ स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करने वाले फोर्सेस होते हैं जो कि इसका खुद का वेट है। पहला तो स्टेम का वेट, ठीक है, ये स्टेम का वेट है। स्टेम का वेट हमारा दो पार्ट से मिलकर बनेगा, एक होगा ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट का वेट होगा और एक होगा ये हमारा ट्रायंगल पार्ट का वेट होगा। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका वैल्यू होगा ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, आरसीसी, बल्कि यूनिट वेट ऑफ आरसीसी जो कि 25 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग यूनिट, पीछे अगर देखें तो पीछे हम लोग जो ना लेंथ लेंगे वो हम लोग 1 मीटर के लिए लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब कुल मिला के इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय इसका यूनिट वेट। इस तरह इसका ट्रायंगल के लिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर लेंथ के लिए। तो ये दोनों को अगर हम जब प्लस कर देंगे तो ये हमें मिलेगा क्या, वेट, टोटल वेट ऑफ स्टेम। इसके बाद हम बेस स्लैब का भी वेट निकालेंगे जो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब ये जो बेस स्लैब का जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, ये टोटल इसका भी वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका पूरा, मतलब ये डिस्टेंस पूरी मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। तो ये तीन वेट जो हैं ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो इनको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्सेस। इसके अलावा ये एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, मतलब कि ये जो ना ये जो पार्ट, मैं इसको एक बार दिखा देती हूँ, ये जो पार्ट, ये इतना पार्ट जो सॉइल जो ये जो कलर्ड पोर्शन है, ये जो सॉइल इसके अंदर होगी, इस कलर्ड पोर्शन के अंदर होगी, वो सॉइल भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। और ये जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगी ये क्या होगा, ये अच्छा इसका कलर सेम है लेकिन इसलिए आपको नहीं दिखा, ये मैं बना देती हूँ, अभी दिखेगा नहीं, मैं इसको हटा रही हूँ। आपको सिर्फ इसको मुझे दिखाना था कि इस पार्ट पे एक्ट करता है, तो ये इसका वेट भी ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और चूंकि हमें यूनिट वेट ऑफ सॉइल पता है तो हम इसका वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट हमारा निकल आएगा। मतलब देखिए 1 2 3 4 ये वेट जो है ये हमारे रीस्टोरिंग फोर्सेस होते हैं और ये हमारा क्या, ये स्लाइडिंग फोर्स होता है और इसकी वजह से जो मोमेंट क्रिएट होता है वो होता है हमारा ओवरटर्निंग मोमेंट। और जब इन्हीं फोर्सेस को इसके अबाउट मोमेंट में कैलकुलेट कर लिया जाता है तो यही हमारे हो जाते हैं रीस्टोरिंग मोमेंट। और ये सभी फोर्सेस जब हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हमें स्टेबिलिटी एनालिसिस देखना होता है। स्टेबिलिटी एनालिसिस में हमें ये चीज देखनी है या हमें ये चीज सीखनी होती है कि देखिए हमारे आईएस कोड में पेज नंबर 33 पर ये पूरा मेंशन है, जो मैं बोलने जा रही हूँ वो पेज नंबर 33 पर मेंशन है। वो है क्या कि अगर हमें ओवरटर्निंग के लिए चेक करना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग कैलकुलेट कैसे करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट हमारा कैलकुलेट होकर आया है डिवाइड बाय ओवरटर्निंग मोमेंट। तो जब आप ये जो कोड में पेज नंबर 33 पर ये जो मेंशन है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं, वैसे तो रेजिस्टिंग फोर्सेस टोटल ही एक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे बहुत ज्यादा सेफ्टी फैक्टर लेते हैं और हम लोग ये मानते हैं
कि टोटल रेजिस्टिंग फोर्सेस का सिर्फ 90% रेजिस्टिंग फोर्स ही एक्चुअली में वर्किंग है। जब ऐसा होता है तो 90% मतलब इसका 90% पार्ट हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन में, और इनका जो रेशियो है, अगर वो रेशियो 1.4 से ज्यादा आता है तो मतलब हम सेफ हैं, ओवरटर्निंग के लिए सेफ हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सेफ नहीं हैं, और हमें अपनी जो हमने डायमेंशंस ली हुई हैं उन डायमेंशंस को मतलब चेंज करना पड़ेगा। ये हुआ ओवरटर्निंग के लिए। दूसरा हमारा चेकिंग होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो रेशियो होता है रेजिस्टिंग फोर्सेस का और जो हमारे स्लाइडिंग फोर्सेस हैं उनका। रेजिस्टिंग फोर्सेस जो होते हैं, रेजिस्टिंग फोर्सेस हमारे होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, रेजिस्टिंग फोर्सेस कौन कौन से हैं? वेट ऑफ स्टेम, वेट ऑफ बेस स्लैब एंड वेट ऑफ सॉइल, जो कि उसकी डायमेंशंस के अंदर आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है। और पेज नंबर 33 जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज उसमें लिखी हुई है कि जो रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं उनका भी सिर्फ 90% पार्ट ही यूज होता है रेजिस्टिंग में। तो फिर हम लोग इसका सिर्फ 90% पार्ट यूज करेंगे और फिर हम इनका रेशियो लेंगे, और अगर ये रेशियो 1.4 के बराबर या उससे ज्यादा आ जाता है तो मतलब हम क्या हैं? हम सेफ कंडीशन में हैं। और अगर ऐसा नहीं आता है तो मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइडिंग में फेल हो रहा है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक शियर की देते हैं। शियर की क्या होता है, जल्दी से देख लेते हैं। शियर की होता है कि जैसे ये हमारा स्टेम है और ये हमारा बेस स्लैब है, और बेस स्लैब में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर स्टेम के नीचे ऐसे एक स्ट्रक्चर दे देते हैं जो कि पूरी तरह से नीचे सॉइल में दबा हुआ होता है, और ये कहलाता है हमारा शियर की। और ये कब दिया जाता है? जब हमारा ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग जो है वो 1.4 से कम होता है तब। ठीक है, तो ये चीजें इतना है। तो अब एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। डिजाइन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, डिजाइन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल to retain horizontal, to retain horizontal, to retain horizontal earthen embankment, to retain horizontal earthen embankment of height 4 meter, of height 4 meter, of height 4 meter above the ground level, above the ground level, above the ground level, full stop. The earthen backfill is, the earthen backfill is, the earthen backfill is, the earthen backfill is having a density of 18 kilonewton per meter cube. The earthen backfill is having a density of 18 kilonewton per meter cube and angle of internal friction as 30 degree, angle of internal friction as 30 degree, full stop. The safe bearing capacity of the soil is, the safe bearing capacity of the soil is 180 kilonewton per meter square. Safe bearing capacity of the soil is 180 kilonewton per meter square. Full stop.
The coefficient of friction between soil and concrete is assumed to be 0.45. The coefficient of friction between soil and concrete is assumed to be 0.45. Full stop. Use M20 concrete. Use M20 concrete and Fe415 steel. Use M20 concrete and Fe415 स्टील. जो डेटा आपको गिवन है जरा उस डेटा को हम लोग पहले लिख लेते हैं. डिजाइन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल टू रिटेन हॉरिजॉन्टल अर्थन एम्बैंकमेंट ऑफ हाइट 4 मीटर. जो H1 है वो हमें गिवन है, कितना है वो 4 मीटर. ठीक है. सेकेंड डेटा गिवन है above the ground level the earthen embankment is having a density of मतलब unit weight of soil gamma of soil गिवन है, कितना है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट ऑफ सॉइल गिवन है. एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन मतलब फाई का वैल्यू गिवन है. फाई का वैल्यू गिवन है, तो फाई का वैल्यू गिवन है और वो है कितना, फाई इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है. सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मतलब क्यू नॉट. सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्यू नॉट इक्वल टू 180 किलो न्यूटन पर मीटर square. Safe bearing capacity of soil. Coefficient of friction between soil and concrete is assumed to be मतलब म्यू का वैल्यू जो है ये कितना गिवन है, इक्वल टू 0.45 है. M20 कंक्रीट यूज करना है मतलब FCK का वैल्यू कितना है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, M20 कंक्रीट है इसलिए. और Fe415 स्टील यूज है मतलब Fy इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, तो देखिए इतना डेटा हम लोगों को गिवन है और यही सारा डेटा मैंने शुरुआत में बोला भी था कि ये पूरा डेटा आपको गिवन होगा. ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, स्टेप 1. स्टेप 1 में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है. कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर मतलब Ka का वैल्यू Ka इक्वल टू 1 माइनस साइन पाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन पाई. तो 1 माइनस साइन पाई का वैल्यू है 30 डिग्री. 1 माइनस साइन पाई डिग्री लगाइएगा, मुझे दिक्कत है इसलिए मैं नहीं लगा रही. 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई. ठीक है, 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई. और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा Ka इक्वल टू 1/3. इस वैल्यू को याद रखिएगा क्योंकि ये बाद में अभी यूज होगा, हर जगह ये अभी यूज होगा लगभग. ठीक है, चलिए सेकंड हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है वो है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यानी H मिनिमम इक्वल टू फॉर्मूला था यूनिट वेट ऑफ सॉइल मतलब Q नॉट मतलब 180 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर. अभी हमने Ka यही कैलकुलेट किया है, 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई मतलब 1/3 का 1/3 का स्क्वायर. ये स्क्वायर का 2 है, ध्यान रखिएगा स्क्वायर. और डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ सॉइल. यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है वो हमारा 18 गिवन है. ठीक है, ये स्क्वायर है, जो 2 है ना ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा. तो ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो H मिनिमम हमें मिलेगा
1.11 मीटर। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमें मिला हाइट वो 1.11 मीटर है, तो हम इसको ले रहे हैं 1.2 मीटर।